क्या चाइना हमारा असल में पक्का सच्चा दोस्त है? हाँ जी, बिल्कुल है। बिल्कुल है। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह है, और अगर मैं बताऊं तो उसके उसमें बताने से पहले आप बताइएगा किस तरह से बहुत अच्छा दोस्त है। शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तान। बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट्स की वजह से है। जिससे हम मानते हैं। China is basically our real friends. He always like good country. हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं चाइना के साथ, और चाइना ने हमेशा हमें हर फोरम पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। सही सही सही। और इकोनॉमिकली जब हम डिफ़ॉल्ट करने लगे थे तभी उनकी हमारे पास हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी रिएक्शन 3525 में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, हाल ही में पाकिस्तान में चाइना ने अपनी एम्बेसी को बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और चाइना की रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। पहले पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अब चाइना को भी लग रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ रहे तो हमारी हालत भी पाकिस्तान के जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है। चाइना ने पहले भी श्रीलंका के साथ ऐसा ही किया था। श्रीलंका की इकोनॉमी पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी और बाद में पैसे मांगने लग गए थे। पैसे की बदले में वहां के बंदरगाह पर कब्जा किया था। अब पाकिस्तान के साथ भी चाइना यही करने वाला है। पहले पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट कर दी है और अब वापस पैसे मांग रहा है। वैसे पाकिस्तान के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ महंगाई से पाकिस्तान के अवाम की हालत ख़राब कर दी है और पाकिस्तान के पीएम तुर्की में डेरा लगा कर बैठे हैं। चलिए इस पर पाकिस्तान की अवाम अपनी क्या राय रखती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? रिजवान अब्बास। करते क्या हैं? मैं एविएशन एक्सपर्ट हूँ जी, एविएशन स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पाकिस्तान के मईशती हालात कैसे हैं, थोड़ा सा इस बारे में नज़र डालिएगा। आई थिंक जी पाकिस्तान की मैशत के हालात जो हैं पिछले 8 से 10 महीने के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, और मुझे ये नहीं लग रहा कि जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत है उस वक्त तक कोई हालात बेहतर हों। सो होप फॉर द बेस्ट कि हम तो उस इमरान खान का वेट कर रहे हैं कि जब वो आएंगे दोबारा तो इंशाल्लाह यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी पहले जैसी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे मुल्क को लिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि तुर्की के पर थोड़ी सी नज़र लेके जाना चाहूँगा आपकी। तुर्की के अंदर जो से हालात ख़राब हुए थे ज़िलज़ले की वजह से, पाकिस्तान ने 48 घंटे में सिर्फ एक कंटेनर भेजा, अपने एरोप्लेन को भेजा जिसके अंदर सामान और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम गई थी कि जो कि उन लोगों को निकाल सके। लेकिन इंडिया ने इसके निस्बत आप 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लगा लें हेल्प आउट की। तो अभी बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, एक पुरानी सी बात है कि मैं आपको उसके तरफ भी नज़र दौड़ाना चाहूँगा आपकी, कि जो कि तुर्की है, तुर्की ने इंडिया के जो गंदम था उसको रिजेक्ट कर दिया था पास के अंदर। तो अभी वहीं तुर्की उसी गंदम को खा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि पास की हुई बातें से अब पछतावा हो रहा है तुर्की को या नहीं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। आई थिंक तुर्की जो है वो हमेशा जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी एक बड़ी नज़र रही है, तुर्की हमेशा टाइम के मुताबिक अपने डिसीजन लेता है। जो उसको फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ उसको अपने लोगों के लिए और अपने अवाम के लिए, आई थिंक वो हमेशा वही फैसला करते हैं। ये मेरा ये जो है ना ओपिनियन है इस बारे में। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि तुर्की के लोग अभी घरों से बाहर निकल कर थैंक यू इंडिया बोल रहे हैं? क्या वजूहत है कि हम ये थैंक यू क्यों नहीं हासिल कर सके एज अ पाकिस्तानी? आपको नहीं लगता कि हर हालात के हर महाज के अंदर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन हम इस मामले के अंदर, इस मुकाम के अंदर जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम पीछे हट गए? क्या कहना चाहिए? वो इसलिए हम पीछे हट गए ना कि हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं रहा। ठीक है, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि पल्ले नहीं तेला तो करेंदी मेला मेला। ठीक है ना, हमारे पास हाथ में है ही कुछ नहीं है, तो हम दूसरों को क्या हेल्प करेंगे जब तक हम पहले अपने लोगों को नहीं सही। अभी तो आप देख लेना सैलाब के मुतासरीन का क्या हाल है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी सिंध में से पानी नहीं निकाला जा सका। 8 महीने हो गए हैं, सिंध में से पानी नहीं निकाला जा सका। वहाँ पे आपने जाके गुर्बत की हालत देखी है, वहाँ पे आपने सिचुएशन देखी है सड़कों की। मतलब आप वहाँ जाके अगर जाएँ और वहाँ पे विज़िट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो लोग कितने पीछे हैं हमसे।
मतलब पंजाब अगर हम कंपेयर करें पंजाब को और सिंध को, तो पंजाब बहुत आगे है, और अगर हम पंजाब और केपी भी कंपेयर करें तो केपी बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि केपी के अंदर एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को चलाया गया है, इदारों को मजबूत बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में तो ऐसा है ही नहीं है, वो इदारे है ही नहीं, मजबूत ही कोई नहीं है। जब जिसका दिल करता है वो अपने हिसाब से लेके चलता है। आपको सिंध के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपको इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन सिंध के अंदर एक तहरीक चल रही है सिंधु देश को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, वो तहरीक क्यों चल रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट उनको अपने जो जो हकूक है वो नहीं दे रही? क्या वजूहत है? सिंधु देश देखें, ये अभी की वो नहीं है तहरीक, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि GM सैयद इस तहरीक को जो है ना वो लीड कर रहे थे, और वो उनका बनाने का मकसद कुछ और था, उनके पीछे ताकतें कुछ और थीं। और दूसरी सिंपल सी बात यह है कि जब आप लोगों को हकूक़ नहीं देंगे ना, तो एंड ऑफ द डे जो है ना वो इसी किस्म की सिचुएशन आ जाएगी। तो हमें मेरे ख्याल में ये चाहिए कि हम अपने लोगों की तरफ दें। ह्यूमन डेवलपमेंट है ही नहीं है, जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी, आप लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना हम कभी भी कामयाब हो सकेंगे। तो आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि लोग खुद जो है अपने आप को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें और यहाँ जो है ना आगे निकलें, ताकि बाहर जब तक अब बाहर नहीं निकलेंगे ना, आई डोंट थिंक सो कि हम कामयाब हो सकेंगे। सर क्या वजूहत है? अगर हम पीछे नज़र दौड़ाकर देखते हैं तो हम कहीं मुल्कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर थोड़े से आगे आ जाए, हम कहीं मुल्कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, हम हर एक मुल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इंडिया से भी एक टाइम था कि जहां पर हमारी मैशियत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारे मुल्क पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है, पाकिस्तान की उस किस्म से रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या वजूहत है? भाई असल में सिंपल सी बात ये है कि हमारे मुल्क एक में करप्शन एक नासूर की तरह है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है। पैसा है तो आप कानून आपकी जूते के नीचे है, ये एक कड़वी हकीकत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना वो समझते नहीं हैं, और आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अब जो है ना वो समझना पड़ेगा कि आम लोगों के लिए हमें जो है ना वो काम करना पड़ेगा, सिर्फ चंद लोगों को जो है ना वो आगे लेके नहीं चलना। अभी आपने पीछे देख लिया ना, 1100 अरब रुपए के कर्जे जो है वो माफ़ हो रहे हैं। नैब के अंदर केसेस जो है वो ऐसे माफ़ हुए हैं कि जैसे अल्लाह माफ़ी दे, दूध जलेबी वाला काम को कर रहा है कि जलेबियाँ निकाल रहे हैं अंदर से, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि उनको समझ जानी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको हदायत ही दे। अल्लाह ताला की आपने बात की तो मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस मुल्क के अंदर, जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होगा वो अपनी मौत खुद मरेगी। वो अपने हालात से क्या वो होते हुए नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारी जस्टिस आप देखेंगे दुनिया में 150 की रैंकिंग में हम जा रहे हैं। जस्टिस क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए? देखिए जी, अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में सीधी सीधी बात बोली है कि जैसी कौम होगी ऐसे ही आपके हुक्मरान होंगे, ठीक है। और जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही फरमाया था कि रूल ऑफ लॉ तो हमारा वो ना, मैं वो वर्ड गंदा है वो यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन रूल ऑफ लॉ की तो आप बात ही ना करें ना। पैसा है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ किसी गरीब बंदे के लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके अपने पेट भरते रहें, ठीक है। उनके पेट भर भर के खा पी के वो फट भी जाएंगे ना, तो फिर भी वो अपना वाना खाना नहीं भूलेंगे। सर पेट तो हर इंसान के पास 3 टाइम की 2 टाइम की रोटी खा सकता है। आपको नहीं लगता कि 2 टाइम की रोटी के लिए ज़रूरी है? एक मिसाल है, कहावत है कासिम अली शाह की, वो कहते हैं कि भाई इंसान के पेट भर जाता है लेकिन आंखें नहीं भरती। कासिम अली शाह साहब की तो आप बात ना ही करें तो अच्छी बात है। कासिम अली शाह साहब तो वो हैं जो एक जो है ना वो अपना देने के लिए, अच्छी जगह पे स्पीच करने के लिए वो लाखों रुपए लेते हैं। इशफाक अहमद साहब की भी कोटेशन है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो है ना सूरत हाल बिल्कुल टोटली मोटिवेशन स्पीकर का ये हाल है तो हम क्या करें? बिल्कुल, मोटिवेशन स्पीकर क्या हमें क्या खाक देगा, क्या हमें मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। ये बातें जो है ना ये हमारी समझ से बाहर हैं। अब या तो अल्लाह ही है, अल्लाह ने भी कहा है कि आपने खुद ही इसकी जो है ना वो कोशिश करनी है। जब तक अवाम खुद बाहर नहीं निकलेगी ना, तुर्की वाला नहीं करेंगे, श्रीलंका वाला नहीं करेंगे, अवाम इसी तरह पिसती रहेगी मेरे भाई। सर तुर्की को हम देखते थे कि एक टाइम के अंदर उन्होंने पस्ती भी देखी, उन्होंने चढ़ते हुए परवान भी चढ़ते हुए देखा।
तो क्या हमें किसी दूसरी कौम को देखकर भी हम सबक नहीं सीखते? वो अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं, हम वहीं पुराने ज़माने की सोचों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहिए? भाई मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा, इससे बेहतर है कि इस मुल्क को पट्टे पे दे दें, किसी को 100 साल के पट्टे पे दे दें, चले कम से कम हमारा वो इदारे तो कम जो है ना वो मजबूत बना देगा। अदरवाइज़ तो यहाँ पे इदारों के सरबराह ही जो है वो एक से बढ़ के एक माशाल्लाह है, आपको भी अच्छी तरीके पे। लास्ट आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गवर्नमेंट भाग भाग के IMF के पास जाती है, एक महीने के बाद वो रिजर्व खत्म हो जाते हैं, एक हफ्ते के बाद वो रिजर्व खत्म हो जाते हैं, फिर IMF के पास जाते हैं, फिर वो रिजर्व खत्म है, फिर IMF के पास जाते हैं। ये IMF से जान छुड़वाने का कोई हल नहीं है पाकिस्तान के पास? क्या वजूहत है? पता भी है कि ये नासूर की तरह पाकिस्तान पूरे को खा गया, कर्जा ले लेके खा गए हम, लेकिन अब भी क्या एक नॉर्मल आदमी को भी ये चीज़ का पता है कि कर्जा लेके हम खाएंगे, IMF से लेंगे तो ये तो एंड पे तबाही है। क्या कहना चाहिए? तो भाई तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगी ना। जब आसिफ जरदारी जैसे बंदे इंडिया से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं कराची एयरपोर्ट पे, आज तक किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि जो इंडिया से एयरक्राफ्ट आए थे वो क्या डॉलरों में से क्या क्या लेके गए थे, डॉलरों के बैग भर के लेके गए थे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले बताया ना कि रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं है यहाँ पे। हमारे मुल्क के अंदर जो अशराफिया है वो तगड़े से तगड़ा हो रहा है, गरीब है वो गरीब तर हो रहा है, और जो दरमियाना तबका है वो तो उसकी तो बात ही अब ना करें ना, वो तो अब ना 3 में है ना 13 में है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले की एग्जांपल ले लें, वो एक कैनेडियन कॉफ़ी शॉप है, आई थिंक ट्रिम नाम उसका, आई फॉरगेट द नेम। वहाँ पे लोग अशराफिया जो है वो लाइनें लगा के खड़ी थी, और उनका 61 ईयर में ये रिकॉर्ड आया है कि सबसे ज़्यादा सेल हुई है इनागुरल के ऊपर। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मुल्क की अशराफिया कितनी ताकतवर है, ठीक है। मर्सिडीज़ गाड़ियाँ 180 186 आ रही हैं, लेकिन गरीब के लिए कुछ भी नहीं आ रहा। गरीब के लिए पैनाडोल की गोली आप देख लें कि किधर जा रही है। सो आई थिंक हमारा टाइम आ गया है कि लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम शायद इससे भी नीचे चले जाएं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र सर, नाम आपका? मोहम्मद यासिर। सर करते क्या है? मैं बिजनेस करता हूँ अपना सर। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। सर बेसिकली बात करने का आपसे मेरा पर्पस ये है कि एक टाइम था टर्की ने ये कहकर इंडिया के वीट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपका गंदम जो है वो हमारे लोगों को सूटेबल नहीं है, हम आपका गंदम नहीं ले सकते। तो पोर्ट जाती है टर्की के बंदरगाह से वापस आ जाती है। तो अभी का टाइम ये है, जब ज़िलज़ला आया, क्राइसिस आए, तो नो डाउट कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, पूरी दुनिया से ज़्यादा, पाकिस्तान से भी कहीं गुना ज़्यादा टर्की की हेल्प की है। तो अभी दोबारा से टर्की इमदाद मांग रहा है, वीट की गंदम मांग रहा है कि भाई दे दो, हमारी हेल्प कर दो। क्या समझते हैं आपके, टर्की ने सही किया था तब या नहीं किया था? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि एक इंसान जो परेशान होता है ना, वो उसको ये नहीं पता लगता कि मैं किससे हेल्प लाऊँ। दूसरा ये कि पाकिस्तान भी बीइंग ए मुस्लिम, इन्होंने को पुरानी बातें भुला करना, टर्की की हेल्प करनी चाहिए, हर तरह से करनी चाहिए। मेरा ये कहना है, वहाँ पे जो जैसे प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे पिछले दिनों होके आए, अब सुना दोबारा कैंसिल करें, तो जाना चाहिए पाकिस्तानी लोगों को भी, बल्कि जगह जगह पे ऐसे उनकी मदद के लिए ट्रक वगैरह, ऐसी सोसाइटियाँ जो उनकी जो हैं, किसी की कम्युनिटियाँ वगैरह बनी, उनको आगे बढ़ना चाहिए। फलाही इदारों को वो आगे बढ़ के उनको पर्सनली तौर पर हर की उनकी ना टर्की वाले भाइयों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए अल्लाह ताला कहा कि टर्की ने हमारे शहबाज शरीफ साहब जाना चाहते हैं, मतलब जाना चाहिए उनको, तो सर टर्की ने रिजेक्ट कर दिया शहबाज शरीफ को जाते हुए। टर्की को कहा, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपने नहीं आना, बिकॉज आप आएंगे तो हमारे हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, आपको सिक्योरिटी देने के लिए बहुत सारे लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा, तो आप ना आए। तुर्की कैंसिल कर दिया। तो अभी दोबारा स्टेटमेंट आ रही है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की। उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल अपोलोजाइज नहीं करते कि आपको हमने मना किया था, आप एक भिखारी हैं, जहाँ भी जाते हैं आप पैसे मांगने जाते हैं, आप यहाँ पर भी आएंगे तो आपसे आने का नुकसान है, हमें फ़ायदा नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसको ये कहता हूँ कि इसमें से ऐसे देखता हूँ, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं चलें उनको किसी से हेल्प का होगा तो पाकिस्तान के ना जाएं। इस वक्त तो परेशानी को देखें। सबसे पहले ये कि यहाँ से ये ऐड वगैरह भेज दें, उनको पता लग जाएगा, उनके मिनिस्टर्स को, उनके सदर को जो तैयब रज़गान है उनको और उनके काबीना को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की लोग बीइंग ए मुस्लिम कितना टर्की से प्यार करते हैं। वही मैं आपकी बात जो सुन रहा हूँ, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो फलाही इदारे उनको चाहिए कि आगे बढ़ के काम ऐसा करें कि तुर्की वालों को पता लग जाए कि पाकिस्तानी कितना दर्द रखते हैं अपने मुसलमान भाइयों। सर हम कर रहे हैं जितना हमें दर्द है, मतलब कि मुसलमान मुल्कों जो करना चाहिए, पाकिस्तान को जितना करना चाहिए, टर्की हर हाल में हमारा साथ देता है, क्या हम उसकी इतनी हेल्प कर रहे हैं?
नहीं, हम नहीं कर रहे। उसकी में ये है कि ना एक इंसान के दिल में दर्द है, वो क्या करेगा, वो आगे आगे इंसान देखता है कि कोई यहाँ ट्रक खड़ा है, कोई इदारा है, वो इकट्ठा कर रहा है, फिर इंसान आगे बढ़ेगा। एक पर्सनली तौर पे एक आदमी देखता है। अब यहाँ पे तो मौसम बदल गया, आपने वहाँ पे जब देखा होगा, जब सैलाब आया और ज़लज़ला आया, तो उस वक्त बहुत लोग बर्फ़बारी का इलाका है, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान है। इधर से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बिस्तरों वगैरह की, हर चीज़ों की, खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा सर हमें भी खुराक की और गंदम की और पॉलिटिकल क्राइसिस और आटे का सस्ता करने की ज़रूरत है या नहीं हमारे मुल्क को? वो तो है ही है। वो तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को तो चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहली बात ये कि कर्जे ना ले IMF से, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने माहदे ऐसे किए हैं। अब ये देखें ना, ईरान हमें सस्ता ऑयल दे रहा है, फिर इसके अलावा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं, मगर माहदे हुए हैं। अब देखें ईसाई मुल्कों में ये है कि कहीं पर भी, कहाँ यूरोप है, कहाँ अमेरिका, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने टिकट लेके बैठ जाना। हमारे यहाँ से सारे मुसलमान की आपस में कंधे से कंधा मिल रहा है मुल्कों का, 57 कंट्रीज का, मगर वो मिल रहा है, मिलता है। मैंने देखिए बॉर्डर के साथ बॉर्डर लगता है मेरा मतलब, मगर वो जितना को पाकिस्तान को अभी हेल्प चाहिए, क्या दुनिया हमारी हेल्प कर रही है? उस किस्म की 57 कंट्रीज आपने बताया जो मुस्लिम कंट्रीज है, क्या वो हमारा हेल्प कर रही है? आपको नहीं लगता कि अगर वो सारी कंट्रीज, अगर हम एक जहाँ होते, हम मुसलमान जो उम्मा है वो मुतहिद होती, तो आज पाकिस्तान की जो क्राइसिस है हम उसे फ़ौरन ना निकल आते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ। ये तो इस सिलसिले में मैं पाकिस्तानी को भी कहता हूँ, कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। दूसरा मैं इस सिलसिले में ये भी कहता हूँ कि अगर एक इंसान है, मुसलमान है, तो वो अगर इस्लाम के असूलों पे चलेगा तो है ना। अब हमारे यहाँ पे बैंकारी निज़ाम, सूद का सिस्टम, ईसाइयों यहूदियों की पॉलिसियाँ चल रही। अगर हम इस्लाम की चीज़ को लेके चलेंगे, उन्होंने वो कहा ईसाई और यहूदियों की पॉलिसी चलती है। सर आपने कहा कि इजराइल के अंदर आप हो आए, आप मुझे बताइएगा कि किसी भी बैंक के अंदर सूद निज़ाम चलता हो तो आप मुझे आकर दोबारा बताइएगा कि तुम बकवास कर रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। नहीं, देखिए वहाँ पर नहीं चलता सर। आप अमेरिका में भी चलेंगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट चलता होगा। अमेरिका का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि आप इजराइल के अंदर होएं, आपको सूदी निज़ाम 0/0 मिलेगा। मैं आपको ये कहता हूँ प्यारे भाई, वो लोग जो ना अपने लिए नहीं करते। अब अमेरिका की आप बात करें, मैं आपको अमेरिका के बारे में बताता हूँ। अमेरिका की काबीना के अंदर 70% लोग यहूदी हैं, वो अपने लिए इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब देखें ना, ये इसराइल में आप आबादी देखें, वो हर बंदे के काफ़ी बच्चे हैं, मगर वो हमें इस चीज़ पे करते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो। हमें उन्होंने अपने बच्चों को वो माँ का दूध पिलाते हैं, हमें बच्चों को पाउडर दूध पे लगाया। वो मुसलमानों के दुश्मन है, अपने लिए और रखते हैं सिस्टम। बात समझ, अपने लिए वो सिस्टम और रखते हैं, मगर वो दूसरे मुल्कों के लिए हमें चाहते हैं कि हम सूद के सिस्टम में बसें और आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो और भूख और प्यास यहाँ पे हो। वो अपनी कंट्रीज़ में नहीं ये चीज़ सोचते। ये मेरा कहने का मकसद है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? जुल्फ़िकार अली। सर हमारी बहुत पहले भी बात हुई थी, तो अभी दोबारा से मैं आपके टैग ले रहा हूँ। तो बात करने का मेरा बेसिकली पर्पस आपसे ये है सर, टर्की के हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि टर्की के अंदर क्या कुछ चल रहा है? पाकिस्तान ने कितनी हेल्प की है, क्या आप कुछ पता आपको? टर्की के मामले पे आपको पता है इतना बड़ा वो अर्थक्वेक आया है, तो सारा टर्की डिस्टर्ब हुआ हुआ है। उन्होंने तो 3 माह के लिए इमरजेंसी भी लगाई हुई है। सही बात है। तो पाकिस्तान जहाँ तक हो सकता है पाकिस्तान हमारा ताउन करा, क्योंकि वो हमारा भाई है। तो पाकिस्तान ने ज़्यादा ताउन किया होगा या फिर किसी दुनिया के किसी और मुल्क ने ज़्यादा ताउन किया होगा? नहीं, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ के ताउन कर रहा है, और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी अगली जो महीने की पे है वो प्राइम मिनिस्टर के जो फंड है उनमें दे दूं। सही हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि एक टाइम था टर्की ने हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के वीट को रिजेक्ट कर दिया था, गंदम को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर के अच्छे गंदम अच्छा नहीं है, मतलब कि हमारे लोगों को ये सूट नहीं करता गंदम, हम नहीं ले रहे। तो आज वही टर्की है कि जो कि इंडिया के गंदम के लिए इंडिया से बार बार अपील कर रहा है कि हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुश्किल टाइम उन पे आया हुआ है, तो मुश्किल टाइम में जो इंसान को इस तरह के फिर हालात में मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मजबूरी इंसान को पता नहीं क्या कुछ उस पर करने पे मजबूर कर देती है। सही हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे कि अभी आपको लगता है कि हमारे रिलेशंस और अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो मज़ीद बेटर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते सर। टर्की के जो उनसे अभी फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की। हमारे शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे टर्की, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप ना आए, रुक जाएं, ना जाएं, टर्की ना जाएं।
टर्की ना आए, हमारे हालात पहले ख़राब है कि आप आएंगे तो और मसला मसाइल हो जाएंगे हमारे लिए। तो अभी उनका एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने जो स्टेटमेंट दी थी शहबाज शरीफ को लेकर वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, मैं उस पर एक सेकंड के लिए भी शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं अपोलोजाइज नहीं करता, मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैंने जो कहा वो सही कहा। क्या कहना चाहेंगे कि सही कहा उन्होंने कि शहबाज शरीफ को मना कर दिया था तुर्की जाने से? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कहा। इतने इस मुश्किल टाइम में अगर हम उधर उनकी इमदाद के लिए नहीं जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई के लिए नहीं जाएंगे, उनको हौसला देने के लिए जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? तो सर देखिए सिचुएशन देखे जाना पड़ता है ना सर। अभी वहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ पर ज़लज़ले की वजह से बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब उठकर वहाँ पर चले जाते तो इनको सिक्योरिटी देने के लिए उनका अखराजात सारे लोगों का फोकस इनकी तरफ हो जाता, तो उनके और क्राइसिस होते हैं ना कहीं तो वो भी सही है। सही तो हैं, लेकिन देखें ना, उन्होंने अपनी जान जोखों में डाल के, हम तो अवाम उनको सल्यूट पेश करते हैं कि वो इतनी मुश्किल हालात में ख़तरनाक टाइम में उधर गए हैं अपनी जान जोखों में डाल के, तो हम तो अवाम उनको